नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन चर्चा करने वाले हैं। आप बहुत कुछ यहाँ पर सीखने वाले हैं। आपको जानकारी होगी कि इससे पहले 4.1 है उसके वीडियोज़ है वो दोनों वीडियोज कंप्लीट हो चुके हैं, इस चैनल पे अपलोड भी हो चुके हैं। यदि किसी ने देखा है तो आपने महसूस किया और आपने समझा वहाँ पर कि 4.1 में हमने दो बातें सीखी कि किस प्रकार से जांच करनी है कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। एक समीकरण दे दिया गया और हमें ये बताया गया कि जांच करके बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। उसके बारे में हमने बात की। फिर उसके बाद में भाषा के प्रश्न हमें दिए गए और उन प्रश्नों को पढ़ करके किस प्रकार से द्विघात समीकरणों का निर्माण किया जाता है, कैसे द्विघात समीकरण बनाए जाते हैं, ये चर्चा भी हम लोगों ने की। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण जो हैं उनको हल करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, इसकी बात हम करेंगे और उसमें से किसी एक विधि के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कौन कौन सी विधि है। उसमें नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 पूर्ण वर्ग विधि और नंबर 3 द्विघाती सूत्र। इसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र। एक बार थोड़ा फिर से गौर कीजिएगा कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र, ये 3 विधियां हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तीनों विधियों की हमें जानकारी होनी चाहिए और तीनों विधियों से किस प्रकार द्विघात समीकरण को हल किया जाता है इसका हमें पता होना चाहिए। कारण ये है कि कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में जैसे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण दे दिया और वहाँ पर हम लोगों को बाउंड कर दिया गया कि भाई आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से ही कीजिए, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि यदि अपने को पूर्ण वर्ग विधि नहीं आती है तो हमारे मार्क्स वो नहीं मिलेंगे, अंक वो नहीं मिलेंगे। तो हालांकि ऐसा नहीं होता है, फिर भी यदि दे दिया गया तो तीनों विधियां हैं वो अपने को आनी चाहिए, ताकि किसी भी विधि से यदि अपने को पर्टिकुलर करना भी पड़े तो हम उसको करें। और इन तीनों विधियों में आपको हम पारंगत बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप देखेंगे कि यदि इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली देखा तो आज हम बात करने वाले हैं गुणनखंड विधि के बारे में। और गुणनखंड विधि से आप द्विघात समीकरणों को बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं और इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। 4.2 है उसके एग्जाम्पल से शुरुआत हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो आप देखेंगे किस प्रकार से है। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया कि गुणनखंड द्वारा, ये लीजिए पहले ही बोल दिया, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है मूल, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मूल की जगह कभी कभी हल भी बोला जाता है, शून्यक भी बोला जाता है। जैसा हमने प्रश्नावली जो 2 है, दूसरा चैप्टर था आपका बहुपद, वहाँ पर बात की थी। मूल कहें चाहे हल कहें चाहे शून्य कहें चाहे उत्तर कहें, एक ही बात है।
तो ये चारों शब्द है, इनमें से कोई भी शब्द है आपको एग्जाम में मिल सकता है। हम लोगों को भ्रमित नहीं होना है, ये सब बातें एक ही है। अब बात ये आती है कि गुणनखंड विधि से इसको हल कैसे किया जाता है। चलिए, सबसे पहले दिए गए समीकरण को हम लिखेंगे और बराबर में 0 दिया गया है। गुणनखंड विधि का तरीका याद कर लीजिए, रटना नहीं है। हम आपको रटने की प्रवृत्ति से दूर हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप उसको समझें और हमें समझने की प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ना है। पहला जो पद है, इसमें 3 पद है, देखिए 1 2 3। तो पहले पद में हम किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, ऐसा कैसा नोट कर दो। यहाँ थोड़ा स्पेस दे दीजिए और तीसरे पद को भी जो भी चिन्ह है उसके साथ नोट कर दो। चिन्ह का ध्यान रखना नहीं। यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके पहले कोई संख्या नहीं है। अब इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है। बराबर में 0 है, ये तो बेचारा आवारा है, ये तो चलता रहेगा, इसकी कोई तकलीफ नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार यहाँ तक की बात समझिए। हम कौन सी विधि की बात कर रहे हैं भाई? गुणनखंड विधि की। गुणनखंड विधि में होगा क्या, पहला और तीसरा पद है उसको ऐसा कैसा ही नोट करेंगे, एज इट, जैसा है वैसा, कोई बदलाव नहीं करना। और अब हम समझेंगे कि इस -5x को हम क्या लिख सकते हैं। इस -5x की जगह हमें क्या लिखना है, ये बात समझनी है। और इसका तरीका क्या है, हम एक छोटा सा घर बनाएंगे। कौन सा घर बना रहे हैं? इस घर में सब कुछ होगा। देखिए, पहली ये संख्या और ये जो तीसरी संख्या, तीसरा पद हमने लिखा है, इसको हम गुणा कर लेंगे। इस 3 को 2 से गुणा कर दो भाई, कितना आएगा? 6। और अक्स स्क्वायर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, चर नहीं लिखें, केवल संख्या संख्या। 3 को इस 2 से क्या कर लो? गुणा कर दो, 6 हो गया। अब मुझे आपको ये बताना है कि कौन से पहाड़े में 6 आता है भाई? 2 के पहाड़े में आता है। कितनी बार बोलने पर आता है? 3 बार। और कौन से पहाड़े में आता है 6? 3 के पहाड़े में आता है। कितनी बार बोलने पर? 2 बार। 6 के पहाड़े में भी आता है 1 बार बोलने पर। हमें यह अंदाज़ा लगाना है कि कौन कौन सी 2 संख्याओं को गुणा करने पर 6 आ सकता है। तो ये पहाड़े की मदद लेकर के हम समझ सकते हैं कि भाई 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो 2 के पहाड़े में कितनी बार बोलने पर 6 आता है? 3 बार। 3 के पहाड़े को 2 बार बोलेंगे तो 6 आएगा। 6 के पहाड़े को 1 बार बोलेंगे तो 6 आएगा। अब क्या करना है, एक बार इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके चेक कर लो। दोनों को जोड़ के चेक करेंगे तो कितना मिल गया भाई? 5। अब ये देखो कि जैसे आपने इनको जोड़ करके चेक किया 5, क्या वो 5 यहाँ बीच में मिल रहा है? मिल रहा है। बस अपना काम हो चुका है। आगे पीछे दाएं बाएं झांकने की आवश्यकता नहीं है। इस घर में बहुत सारे मेंबर थे, लेकिन सबको देखने की आवश्यकता नहीं है, बस इस पे फोकस रखना है। अब देखिए, आपको पता है कि 2 और 3 को जोड़ने पर आपको क्या मिला? 5। क्या मिला भाई? 5। यहाँ पर बीच में चर कौन सा आ रहा है? अक्ष। तो इनके साथ में भी हम क्या लगा देंगे? अक्ष लगा देंगे। यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, तो माइनस के बारे में मैंने बोला था कि ये कभी भी घाटा कर सकता है। माइनस का ध्यान रखना जरूरी। जब भी माइनस यहाँ पर आ जाए तो आपको इनका चिन्ह बदलना है। क्या बदलना है भाई? चिन्ह बदलना है। तो ये संख्या प्लस की है तो हम इसको क्या बना देंगे? माइनस। इसको भी क्या बना देंगे? माइनस। इसको भी क्या बना देंगे? माइनस। जैसा चिन्ह था उसका विपरीत चिन्ह लगा दिया। अब देखिए, माइनस का 5x बन गया। हमारे प्रश्न में भी माइनस का 5x है। अब आप समझ गए होंगे कि -5x जहां पर आ रहा है वहां पर हम ये लिखेंगे, ये माइनस का 2x और ये माइनस का 3x। 2 संख्याओं के ऐसे जोड़े बनाएंगे और यहाँ से लेंगे हम कॉमन। कॉमन वो संख्या आती है जो दोनों जगह पे आती मिल जाए अपने को। जैसे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, तो 2 तो कॉमन आएगा ही। और अक्स स्क्वायर और अक्स में छोटी घात का पद कौन है? वो कॉमन आएगा। 2 कॉमन ले लिया, अक्स की 1 पावर कॉमन ले ली, तो यहाँ अक्स की 2 पावर थी तो अक्स 1 बार बचेगा। यहाँ जितना आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा कॉमन आ गया। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कुछ नहीं बचा, लेकिन कॉमन का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो संख्या आपने लिखी है उसका यहाँ भाग जाता है। अब जब इसका इसमें भाग लगाते हैं, 2x के बटे में 2x लिखेंगे, कितना आएगा? 1।
सीधी सी बात समझ लीजिए, यहाँ 2 अक्स था और पूरा का पूरा हमने यहाँ कॉमन ले लिया, अपने को क्या लग रहा है, कुछ नहीं बचा। और याद रखना, जब भी आपको ऐसा लगे कि कॉमन में कुछ भी नहीं बच रहा है, वहाँ पर 1 जरूर बचेगा। क्या बचेगा? 1। आगे देखिए, माइनस, यहाँ 3 है। अब इसमें कॉमन की मैं बात बोलूँ, देखो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको। आप तो ये ब्रैकेट है वो ऐसा कैसा लिख दो, टाइम बचा रहा हूँ आपका, तरीका बता रहा हूँ बहुत शानदार। इस ब्रैकेट को ऐसा कैसा लिख दो। अब ये बताओ कि इसमें और इसमें देखने पर दिख रहा है कोई फर्क है क्या? इस अक्स के साथ कितना लिखने पर ऐसा बनेगा, इस अक्स के साथ 3 आ रहा है, यहाँ अक्स के साथ 3 नहीं है, तो वो 3 बाहर लिख दो। कहाँ लिखना है? बाहर। ऑटोमेटिक कॉमन आ गया, अपने आप सेट हो गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। ये जो दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको अगली लाइन में 1 बार लिख दो, 1 ही बार लिखना है क्योंकि ये कॉमन आ गया, ठीक है ना। अब क्या क्या बच गया? यहाँ बच गया 2 अक्स और यहाँ बच गया -3, और इसको हम दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। 2.2 की प्रश्नावली जो बहुपद वाली पढ़ी थी, जैसे आपने शून्य ज्ञात किए थे, शून्य करने वाला कि x का ऐसा मान जो इसको शून्य कर दे, वो ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट में जो भी संख्या लिखी गई है उसके बराबर 0 लिख दो, और यहाँ से इस 1 का पक्षांतरण कर देंगे, प्लस का हो जाएगा। ये लीजिए, x का मान 1 हमें मिल गया। इसी के साथ साथ दूसरे ब्रैकेट में जो संख्या है उसके बराबर में भी 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बराबर में 0 आ रहा है। और दूसरी बात, मूल हल शून्य उत्तर ज्ञात करने के लिए गुणनखंड के बराबर 0 तो लिखना ही पड़ेगा। अब हम x का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो एक बार 2 अक्स को ऐसा कैसा लिखूं, क्योंकि गुणा में जो चीज़ है ना वो चिपकी हुई है इसके साथ, और चिपकी हुई चीज़ को उतारना बड़ा मुश्किल होता है। ध्यान होगा आपको, ये चीज़ सबके लास्ट में है ना, जब थक जाएंगे हम लोग तब यहाँ से हट करके जाएगी। तो गुणा वाली चीज़ को पहले कभी नहीं हटाते, बाकी चीज़ों को सेटलमेंट करते हैं। तो ये -3 है, इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये लीजिए, x का मान 2 गुणा में था तो ये 3 के बट्टे में आएगा, जो गुणा में है वो नीचे आएगा। ये x का मान हो गया 3/2। और अब हम अंत में लिख देंगे, अतः x बराबर 1 तो 1 और दूसरा कितना आ गया 3/2। यही आपका रिजल्ट है, यही आपके क्या है, मूल है। जितनी घात का समीकरण होता है उसके उतने ही मूल होंगे, और आपको पता है ये द्विघात समीकरण है, इसलिए इसके कितने मूल होने चाहिए थे? 2। तो ये 2 मूल आपको प्राप्त हो गए, 1 और 3/2। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल था। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसको आपने समझा, तरीका आप समझ गए होंगे, एक बार फिर रिपीट कर दूं। पहले और तीसरे पद को हमने ऐसा कैसा लिखा था। अब बीच में ये क्या लफड़ा आ रहा है, ये गफला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कैसे सेट किया जाए? इसके लिए इस संख्या को और इस तीसरी संख्या को गुणा कर दो यहाँ, और अब आपको ये देखना है कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर 6 आता है। 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आता है, 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आता है, 6 को 1 से गुणा करने पर 6 आता है, और कहाँ 6 आता है? जहाँ आता है वहाँ लिख दो। अब चेक करो एक बार जोड़ के जो संख्या मिल रही है वो बीच में मिलनी चाहिए। मिल गई थी, बस संतुष्टि हो गई, अब अपना काम होने वाला है। कभी कभी जोड़ने पर नहीं मिलता है तो घटा के भी चेक करना पड़ सकता है, और कभी कभी क्या होता है यहाँ न जोड़ने पर आता है न घटाने पर आता है, तो हम इन संख्याओं को छोड़ देंगे और आगे वाली संख्याओं को चेक कर लेंगे, कहीं न कहीं हमें मिल जाएगा। यदि गुणनखंड विधि से उसने पूछा है तो गुणनखंड उसके अवश्य होंगे, संख्या जरूर मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम चौथे एग्जाम्पल की बात करेंगे। तरीका यही होगा, मेथड एक बार जो सीख जाता है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। द्विघात समीकरण, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए।
गणित सीख रहे हैं भाई हम लोग सब, याद रहे क्या सीख रहे हैं, गणित। इसलिए गणित सीखते समय हम लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। चलिए, ये द्विघात समीकरण हमने लिखा। विधि कौन सी है भाई, गुणनखंड विधि। कई बोलेंगे सर इसमें बोला ही नहीं है, कौन सी विधि से करना है। अरे भाई नहीं बोला तो कोई बात नहीं, हम लोग आज केवल गुणनखंड विधि के बारे में ही बात कर रहे हैं। 4.2 की जो एक्सरसाइज होगी, 4.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वहाँ केवल हम गुणनखंड की ही बात करेंगे, ताकि गुणनखंड विधि आपको अच्छे से आने लग जाए और गुणनखंड पर आप लोगों का राज हो जाए। जब भी गुणनखंड का नाम आए, गुणनखंड से आप नहीं कांपे, गुणनखंड खुद कांपने लग जाए कि यार अब तो ये विद्यार्थी आ गया, तेरे को भागना पड़ेगा, गुणनखंड हमें आने लग जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए, तरीका क्या है भाई, पहली संख्या को नोट करो फटाफट। तीसरे नंबर की जो संख्या आ रही, पहला पद दूसरा तीसरा, पहला पद लिख दो, तीसरा पद है वो भी लिख दो। यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देना भाई, ठीक है। यहाँ जगह छोड़ते समय कंजूसाई मत करना, यहाँ किसी का पलोट नहीं है कि कोई कब्जा कर लेगा, कोई कब्जा नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं होगा, यहाँ सब चीज़ें अपन जो लेके आएंगे वही होगा, अपना ही राज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर स्पेस छोड़ते समय कंजूसाई मत करना, बढ़िया जगह छोड़ दो, कॉपी में काफ़ी सारी जगह, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम यहाँ छोटा सा घर बनाते हैं, उसमें कितने मेंबर मिलते हैं देखते हैं। इस 6 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -12। माइनस की चिंता मत करो, माइनस ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। आप तो ये बताना कि ये जो 12 है कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर आता है। आपको पता है कि 2 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर 12 आता है, इसका मतलब 2 और 6 को गुणा करने पर 12 आ गया। 3 के पहाड़े में आता है कितनी बार बोलने पर, 4 बार, इसका मतलब 3 और 4 को गुणा करने पर भी 12 आता है। और बताओ, 4 को 3 से गुणा करने पर 12 आता है, और बता दीजिए। बोले सर 6 को 2 से गुणा करने पर 12 आता है, और बता दीजिए। 12 को 1 से गुणा करने पर 12 आता है, बोले सर और, अरे 1 को 12 से गुणा करने पर भी 12 आता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यदि तुमने 2 के पहाड़े में 6 बार बोलने पर 12 पता कर लिया, तो फिर 6 का पहाड़ा 2 बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ टाइम खराब मत करना। 3 का पहाड़ा यदि 4 बार बोल के पता कर लिया 12 आएगा, तो 4 का पहाड़ा 3 बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, टाइम खराब मत करना। बोले सर हम तो करेंगे, भले करो भाई। 12 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर 12 आता है, तो फिर 1 का पहाड़ा 12 बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 गुणा 4 और 4 गुणा 3 तो एक ही बात है ना, तो फिर 2 बार नहीं लिखना है, 1 बार लिखना है। चलो इन दोनों को जोड़ के चेक करो फटाफट। 8 यहाँ मिलना चाहिए था, नहीं मिला, नहीं मिला, कोई बात नहीं। 6 में से 2 घटा के देखो, 4 भी यहाँ नहीं मिला, कोई बात नहीं। ये लो भाई, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब 4 और 3 को जोड़ो, 7 भी नहीं मिला, मिलना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन 4 में से जब हम 3 घटाते हैं तो 1 आता है, और कोई ये मत बोल देना कि सर यहाँ 1 भी नहीं मिला, अक्स के गुणा में 1 तो है ही, हर किसी संख्या के गुणा में 1 होता है, ठीक है ना। जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ सबको ऊपर वाला मालिक 1 जरूर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, इसके गुणा में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, 1 जरूर है। चलो, हमें पता चल गया कि 4 में से 3 घटाने पर जो 1 आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब 4 में से 3 को घटाना पड़ेगा, कभी जोड़ने पर आएगा कभी घटाने पर आएगा। अब सब के साथ क्या लगा देंगे, अक्स लगा देंगे, और एक अक्स का मतलब है ना, इसको आपको अक्स ही समझना है। फिर इस चिन्ह पे ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें ब्रेक लगा करके चेक करना है कि ऑयल ठीक है कि नहीं है भाई। माइनस का मतलब घाटा है, परेशान कर देगा, इसका इलाज करो। सब का चिन्ह बदल दो, ये प्लस का था माइनस बना दिया, माइनस को प्लस बना दिया, इसको माइनस बना दिया, चिन्ह बदल दिया। अब चेक करो माइनस एक्स बन गया क्या, देखो माइनस एक्स यहाँ है और हमने माइनस एक्स बना लिया, तो आप समझ गए होंगे कि माइनस एक्स की जगह अब हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लीजिए माइनस का 4 अक्ष और प्लस का 3 अक्ष। फिर 2 संख्याओं के ऐसे जोड़े बनाएंगे, कॉमन लेंगे, 6 और 4। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 6 और 4 दोनों आते हैं, वही कॉमन आएगा 2 का।
अक्स स्क्वायर और अक्स में कॉमन कौन आएगा? अक्स। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 6 आता है वो लिखना है, 3। 2 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तब 6 आता है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 6 आया? 3 बार, 3 लिख दो। अक्स की 2 घात थी, एक बाहर आ गई तो यहाँ कितनी बच गई? अक्स की 1 घात। चलिए माइनस 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 4 आएगा? 2 बार। अक्स की 1 घात थी वो तो बाहर आ गई, प्लस चिन्ह जो भी है। अब यहाँ पर टाइम खराब मत करो, ये जो ब्रैकेट है इसको ऐसा कैसा ही लिख दो, सेम ब्रैकेट आना चाहिए, नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती बना दो, ज़बरदस्ती बनाना नहीं है, बनेगा। अब बताओ इस 3 अक्स को कितने से गुणा करूँगा तो ये आएगा, सेम आ रहा है, 3 अक्स यहाँ पर है, 3 अक्स यहाँ पर है, तो 3 अक्स को जब मैं 1 से गुणा करूँगा ना तो ये 3 अक्स आ जाएगा, लो कॉमन आ गया, बराबर में 0 तो चल ही रहा था। अब सुनिए 3 अक्स माइनस 2 दोनों जगह पे आ रहा है, एक बार लिख दो। अब क्या बच गया? 2 अक्स और यहाँ प्लस 1, ये लिख दो, 2 अक्स प्लस 1 बराबर 0। अब हम लिखेंगे यदि पहले ब्रैकेट में जो संख्या आ रही है उसके बराबर 0 लिख दो, सरल कर दो इसको, ये माइनस का 2 है इसका इधर पक्षांतरण कर दो। अक्स का जब मान निकालेंगे तो ये 3 कहाँ जाएगा भाई? भाग में, 2 बेचारा ऊपर था, ऊपर ही रहेगा। ये यहाँ अक्स की वैल्यू मिल गई कितनी? 2/3। ठीक इसी प्रकार दूसरा जो ब्रैकेट है इसके बराबर में भी 0 लिखना है। 2 अक्स बराबर इस 1 का इधर पक्षांतरण करो, माइनस का हो जाएगा। अक्स का मान निकालेंगे तो -1 तो है ही, ये 2 इसके बटे में आएगा। ये लो अक्स का दूसरा मान भी प्राप्त हो गया। द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे? 2 ही होंगे, तो अक्स के 2 मान आ गए, एक तो 2/3 और दूसरा -1/2। ये आपके 2 मूल प्राप्त हो गए। हमें मूल पूछा था, मूल हल शून्य का उत्तर एक ही बात है। ये आपने चौथा एग्जाम्पल सीखा और चौथे एग्जाम्पल के बाद अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो बहुत ही खतरनाक प्रश्न आ रहा है, धासु प्रश्न है। धासु जानते होंगे, धासु क्या होता भाई? जो प्रश्न हम लोगों को परेशान कर सकता है। अब इसमें क्या परेशानी होगी देखिए, द्विघात समीकरण लिखा हुआ 3 अक्स स्क्वायर है माइनस 2√6 अक्स प्लस 2 बराबर 0। इसके भी मूल ज्ञात कीजिए। विधि नहीं बोली गई है लेकिन हम गुणनखंड विधि ही सीख रहे हैं, इसलिए गुणनखंड की ही बात करेंगे। 3 अक्स स्क्वायर माइनस 2√6 अक्स प्लस 2 बराबर 0। मैंने ये कहा था कि पहला जो पद है उसको एक बार ऐसा कैसा लिख दो, थोड़ा चेक करते हैं, बीच में गैप दे दो। ये प्लॉट, इस प्लॉट पे कोई कब्जा नहीं करेगा, काफ़ी जगह छोड़ देना, चिंता मत करो। तीसरा पद है ना वो ऐसा कैसा लिख दो। कई घबरा जाते हैं, कई लोग विद्यार्थी ना बड़े कंजूस होते हैं, इतनी सी जगह छोड़ेंगे फिर बीच में संख्या फंसाएंगे वहाँ, और वो जो संख्या जाना चाहेगी ना वो वहाँ फंसना नहीं चाहेगी। ऐसे काम नहीं करना, काफ़ी जगह है, छोड़ दीजिए। अब तरीका बताया था, यहाँ हम बना रहे हैं एक घर, घर में सब कुछ मिलता है। बोले सर हमें जो चाहिए वो भी मिलेगा क्या? सब मिलेगा, चिंता मत कीजिए। इस घर से अपन सब कुछ लेके आएंगे। इधर घर बना रहा हो, 3 को इस 2 से गुणा करो 6, तो मुझे ये बता दो किस किस संख्या को गुणा करने पर 6 आता है। 1 को 6 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 3 को 2 से, बोल सर 3 को 2 से लिख दूं क्या? मत लिखो, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 एक ही बात है। 6 को 1 से गुणा करने पर 6, अरे 1 गुणा 6 और 6 गुणा एक ही बात है। अब मत सोचो, बस एक बार इसको जोड़ के देखो, 7 बीच में मिलना चाहिए, आस पास ही नहीं है 7 तो कोई बात नहीं।
6 में से 1 घटा के देखो 5, 5 भी नहीं है। अब देखो इनको जोड़ के देखो भाई, इसका मतलब ये तो काम नहीं आएगा। अब 2 और 3 को जोड़ के देखो 5, 5 भी नहीं है। और 3 में से 2 घटा के देखो 1, यहाँ 1 भी नहीं है। अरे बापू अब क्या करें? बापू नहीं बोलेगा। यहाँ तो हम बताएंगे ये इम्पोर्टेंट पर्सन है। इम्पोर्टेंट क्यों है? ये पर्सन हर कोई विद्यार्थी नहीं कर पाएगा, और जिस विद्यार्थी ने इसको हाथ लगाने की कोशिश की बिना समझे, वो यूं गिरेगा ऑन द मुंह, समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस पर्सन को हम समझा रहे हैं, माइंड में चिपका लीजिए इसको अच्छे ढंग से। समझाने का काम हमारा है, समझने का काम तुम्हारा है। देखो अब क्या करें? बोलो सर आपने कहा था कि गुणनखंड विधि से जब भी करोगे तो यहाँ गुणनखंड 1 जरूर मिलेगा, नहीं मिला, क्या करें? इलाज होता है हर चीज़ का। इसको बोलूँगा मैं, बोल के काम करूँगा, इसका इलाज करूँगा। देखो 2√6, 2√6 बोलता ही रहूँगा। 2√6, 2√6, 2√6, 2√6। बोले सर पागल हो गए क्या? नहीं भाई, 2√6, 2√6, 2√6। मैं अब आपसे पूछूं कितने √6, आपका ऑटोमेटिक जवाब आएगा 2√6, क्योंकि मैंने कई बार बोल दिया ना 2√6, 2√6, 2√6। मैं आपसे पूछूं कितने √6, 2√6। एक बार √6 यहाँ लिख दो, एक बार √6 यहाँ लिख दो, ये है 2√6। और अब देखो उत्तर कैसे आएगा। √6 लिख दिया, √6 लिख दिया। अक्स तो अपने को चाहिए ही, तो अक्स दोनों के साथ लगाओ। यहाँ निशान कैसा आ रहा है? माइनस का। तो अपने को माइनस के दोनों जो √6 2 बार हैं, दोनों ही माइनस के चाहिए। √6 दोनों ही किसके होने चाहिए? माइनस के। तो यहाँ माइनस लगा दो। ये बात जिस विद्यार्थी के दिमाग में आ जाएगी ना, वो तो कर देगा, नहीं तो गुणनखंड में पूरी जिंदगी भर लगे रहना, ये पर्सन नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसमें एक सिस्टम और है, एक लाइन और है, अपनी किताब में नहीं मिलेगी वो लाइन। 3 को ऐसा लिखा जा सकता है √3 इंटू √3। आपको पता है रूट की संख्या 2 बार आ जाती है, और जब उनको हम गुणा करते हैं दोबारा रूट हट जाता है, 3 ही आएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, ऐसा हम लिखेंगे, चेंज करेंगे। और जो √6 है, √6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। तो अब 2 के ऊपर रूट अलग लगाना पड़ेगा, 3 के ऊपर रूट अलग लगाना पड़ेगा, और अक्स तो इसके साथ है ही। ये और ये तो सेम है, तो जैसा यहाँ लिखा वैसा यहाँ लिख दो। माइनस का √2, √3 अक्स। जब इस 3 को ही तुमने चेंज किया, क्योंकि सबको रूट में चेंज करना है, इस 2 को भी चेंज कर दो, √2, √2। आपको पता होगा कि इसको इससे गुणा करेंगे, यही आएगा। अब हम 2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। ये लो, कॉमन लेंगे। कॉमन कौन आता है? जो दोनों जगह पे दिखाई दे। √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी एक, तो √3 कॉमन आएगा। अक्स स्क्वायर और अक्स में कौन कॉमन आएगा? अक्स। अब देखो क्या क्या बचेगा। √3 यहाँ 2 बार था, हमने तो 1 ही बार लिखा है, तो 1 बार तो बचेगा। अक्स की 2 घात थी, 1 घात हमने बाहर लिख दी, तो अक्स 1 बार बचेगा। हमने √3 लिख दिया, और इस अक्स को, ये दोनों चीज़ें तो हमने बाहर लिख दी, तो यहाँ क्या बचेगा? √2। अब टाइम खराब मत करो, ये जो ब्रैकेट आ रहा है इसको ऐसा कैसा लिख दो, √3 अक्स माइनस √2। ये बताओ इस संख्या में और इस संख्या में क्या फ़र्क है? अक्स अक्स मिल रहा है, √3 मिल रहा है, √2 बेचारा छूट गया। जो छूट गया उसको छुटके को यहाँ बैठा दो, जो छूट गया वो यहाँ आ जाएगा। हो गया कॉमन। बोलो सर कॉमन कैसे लिया? दिमाग ज़्यादा मत लगा। यहाँ पर जो कॉमन है, यहाँ जैसे लिया है ना, वैसे कॉमन यहाँ लिया है। यहाँ मैंने जुगाड़ बनाया, जुगाड़। और जुगाड़ होता है ना, वो कभी फेल नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। बोल सर मैं तो कॉमन लेके देखूंगा, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ा आगो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मेरे तो ये। अरे भाई ले ले, कॉमन लेके देख ले, यही आएगा। √2 यहाँ है, √2 यहाँ पर भी है, इसलिए √2 ही तो आएगा कॉमन।
√3 दोनों जगह नहीं है, अक्स दोनों जगह नहीं है, तो कॉमन तो यही आएगा। मैंने आपको तरीका कॉमन वाला क्यों नहीं बताया बताऊं, यहाँ माइनस होता है तो ये चिन्ह बदलता है, और कई विद्यार्थी ये चिन्ह बदलते टाइम भूल जाते हैं और दोनों ब्रैकेट अलग अलग हो जाते हैं, गुणनखंड गलत हो जाता है। इसलिए मैंने इसका सिस्टम ही चेंज कर दिया, इस ब्रैकेट को ऐसा कैसा लिख दो बस, और अब चेक कर लो कि इस संख्या में, पहली वाली संख्या में इस संख्या में क्या फर्क आ रहा है। अक्स मिल गया, √3 मिल गया, √2 नहीं मिला जो इसके गुणा में है, तो इस संख्या को कितने से गुणा करने पर ये बन सकता है वो बाहर लिख दो, ऑटोमेटिक सेट हो गया। दोनों ब्रैकेट जो एक जैसे हैं उसको एक बार लिख दो, फिर जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। पहला जो ब्रैकेट आ रहा है √3 अक्स माइनस √2, इसके बराबर में 0 लिख दो। दूसरा ब्रैकेट है √3 अक्स माइनस √2 बराबर 0। √3 अक्स, ये संख्या इधर चली जाएगी, प्लस की हो जाएगी, अक्स का मान निकालेंगे तो √2/√3, दोनों के ऊपर रूट है तो आप इसको एक साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो सर इधर भी करूं क्या? अरे कर दे, ये का यही है भाई, नकल कर, सेम है, टाइम खराब मत कर, इसको नकल कर देना। और यहाँ पर अक्स का मान क्या आएगा, √2/3 ही आएगा, और ये आपका उत्तर हो गया भाई। अतः अक्स के 2 मान आ गए, √2/3, और दूसरा मान भी कितना आएगा, √2/3। ये जो पर्सन है ये एक ऐसा पर्सन है जो हमारी इज्जत खराब करने वाला है। जिस विद्यार्थी ने यदि इस तरीके से एक बार नहीं समझा ना, तो इस पर्सन में चक्कर खा के रहोगे, पर्सन समझ में ना आएगा। इसलिए इसको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझा दिए है, आराम से समझाया है, और इसके पीछे पड़ जाओ जब तक ये आता नहीं है। और परीक्षा में यदि ये आ गया और तुम लोगों का अभ्यास किया हुआ नहीं है, मामला गड़बड़ हो जाएगा, द्विघात समीकरण ना धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए इसको समझ लो ढंग से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसके बाद लगभग एग्जाम्पल्स हैं वो सब कंप्लीट हमने कर लिए हैं। 4.2 है इसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन वो चर्चा आगे बढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।